Good morning, students. Here is A.K. Lakhwani, your science teacher at Scholars Public School Javra, and today we are going to deal with the next part of chapter number 11, that is force and pressure. ठीक है, तो उससे पहले अपन देख लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या क्या सीख लिया है। तो अभी तक अपन ने जाना है कि फोर्स क्या होता है, जहाँ अपन ने फोर्स की डेफिनेशंस वगैरह देखी थी। उसके बाद अपन ने देखा था इनर्शिया के बारे में, अपन ने जाना था। फिर अपन ने इनर्शिया के दो टाइप्स देखे थे, डेट इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि जो फोर्स होता है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के इंट्रैक्शन की वजह से होता है। जब तक फोर्स इंट्रैक्शन नहीं होगा तब तक कोई भी फोर्स वहाँ पे नहीं होता है। फिर अपन ने देखा था कि फोर्स को अपन एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जहाँ अपन ने देखा था कि फोर्स एक मेजरेबल क्वांटिटी है जिसे अपन न्यूटन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फिर उससे के बाद अपन ने देखा था कि फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या उसका इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो अपन ने देखे थे। आज अपन बात करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन को आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स दिख रही होगी, ए एंड बी। ठीक है, अब अपन इस पिक्चर से इससे समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक बिग बॉक्स है जिसको आपको मूव करना है। ठीक है, अब बिग बॉक्स को आपको मूव करना है, आप मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप उसे पुश कर रहे हैं, बट वो मूव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है, आपका एक फ्रेंड आता है, वो आपकी हेल्प करना चाहता है आपको उस बॉक्स को मूव करवाने में। तो उसके पास दो पोजीशंस हैं। कौन कौन सी दो पोजीशंस हैं? एक तो पोजीशन ए फिगर वाली है, जिसमें क्या होगा कि जिस साइड से आप पुश कर रहे हैं उसी साइड से आपका फ्रेंड भी पुश करेगा। और एक और केस कौन सा है कि जिस साइड से आप पुश कर रहे हैं आपका फ्रेंड क्या करेगा, उसके ऑपोजिट साइड से पुश करेगा, मतलब उसके ऑपोजिट साइड से क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अब कौन सी पोजीशन अपन देखें तो ज़्यादा प्रिफरेबल होगी, तो ऑब्वियसली ए वाली पोजीशन जो है वो ज़्यादा प्रिफरेबल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन जो दोनों जो मेन है वो जो फोर्स लगाएंगे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो वो इजीली वो क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। ठीक है, तो इसी में अपन आगे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। Suppose there is a large box, you apply some force and try to push it, but you are unable to move it. Then you ask your friend to apply force it along with you. Which is more preferable position for your friend to apply the force? If both apply the force in the same direction as in figure 11.10a, the net effect of the force on the box will be more. यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो फोर्स है वो दोनों एक ही डायरेक्शन से लगाएंगे तो जो नेट इफेक्ट होगा फोर्स का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वही पोजीशन क्या होगी, ज़्यादा प्रिफरेबल होगी। द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑल्सो मैटर्स विद इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन व्हाट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स विल बी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो तो मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी मैटर कर रहा है कि आप कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन द फोर्सेस आर एडेड अप टू गेट द नेट इफेक्ट. Let F1 and F2 be the two forces applied in the same direction on any object. Then the net effective force on the object will be F net is equal to F1 plus F2. ठीक है, अब मान लीजिए जैसे अपन यहाँ पे फर्स्ट केस देखें। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो अपन को फर्स्ट फिगर दिख रहा है, इसमें मान लीजिए कि जैसे अपन दो ऑब्जेक्ट हैं जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो पहला ऑब्जेक्ट है वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो F1 कर रहा है, और दूसरा जो है वो कितना कर रहा है, F2 फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इनका जो टोटल फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा, इनके इंडिविजुअल फोर्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। मतलब टोटल फोर्स F नेट क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा, अगर डायरेक्शन सेम है तो। वहीं अपन बात करें, when the forces are applied in the opposite direction, the forces are subtracted to get net effect. Let F1 and F2 be the two forces applied in the opposite direction on an object. Then the net effective force on the object will be F net is equals to F1 minus F2. यहाँ पे अपन B वाला केस देखें तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक जो मेन है वो F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा जो है वो F2 फोर्स अप्लाई कर रहा है।
तो यहाँ पे अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इनका जो नेट फोर्स होगा, जो टोटल फोर्स होगा, वो क्या होगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा, मतलब F1 माइनस F2। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं तो जो नेट फोर्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंस होगा वहाँ पे। लेट द फोर्सेस अप्लाइड बाय यू एंड योर फ्रेंड आर 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रेस्पेक्टिवली इन द प्रॉब्लम डेपिसिटेड इन फिगर 11.10। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को बताया गया कि मान लीजिए कि आपके और आपके फ्रेंड द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को दिया हुआ है जैसे 2 न्यूटन का आप लगा रहे हैं और 4 न्यूटन का मान लीजिए आपका फ्रेंड लगा रहा है। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर अपन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं कि एक फ्रेंड इस डायरेक्शन से लगा रहा है और एक फ्रेंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से लगा रहा है, तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इट विल गिव 4 - 2 = 2 न्यूटन। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने देख ली। यू एंड योर फ्रेंड आर अप्लाइंग फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वहीं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फ्रॉम द अबव कैलकुलेशंस इट इज़ क्लियर डेट why the option A is preferable in this situation to move the box। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो A वाली सिचुएशन थी वो ज़्यादा प्रिफरेबल क्यों थी बॉक्स को मूव करने के लिए। वो इसलिए ज़्यादा प्रिफरेबल थी क्योंकि दोनों क्या हो रहे थे, एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे थे, और एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे थे तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो वो बॉक्स क्या होगा, ईजिली मूव कर सकता है। वहीं अगर अपन ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जो नेट होगा वो उनका नेट फोर्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बॉक्स के जो मूव करने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे अपन देखते हैं और अपन को क्या दिया हुआ है। सपोज यू एंड योर फ्रेंड अप्लाई अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ईच इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट विल बी द नेट फोर्स। अब मान लीजिए कि ऑपोजिट डायरेक्शन में से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, आप और आपका फ्रेंड दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों जब 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, ऑपोजिट में तो माइनस करते हैं, तो 2 - 2 = 0 न्यूटन। 0 न्यूटन मतलब क्या हुआ, वहाँ पे कोई भी फोर्स जो कंबाइंड फोर्स देखे तो वहाँ पे कुछ भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिले, मतलब 0 हो जाएगा बिल्कुल वो। हैंस द 2 फोर्सेस विल कैंसल ईच अदर इफेक्ट एंड इफ इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द बॉक्स विल नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स इन इट। मतलब क्या हुआ कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं और दोनों फोर्स इक्वल हैं तो दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और वहाँ पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा। देन दिस 2 फोर्सेस विल बी कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। और ऐसे फोर्सेस को अपन क्या कहते हैं, ऑपोजिट जो फोर्सेस है जो इक्वल हो रहे हैं, जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेट इफेक्ट है वो 0 हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्सेस। यू कैन एक्सपीरियंस द सेम इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स इन द टग ऑफ वॉर इन विच forces are applied from both the side but the rope remains in its place for the time till the force applied from the opposite direction are balanced। तो अपन देख चुके हैं कि जो टग ऑफ वार वाला अपना गेम होता है उसमें भी क्या होता है कि जो फोर्स अप्लाई करते हैं अपन, फोर्स तो अप्लाई अपन ऑपोजिट डायरेक्शन से करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो रस्सी होती है वो फिर भी मूव नहीं करती। कब तक मूव नहीं करती, जब तक फोर्स दोनों डायरेक्शन से क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो मतलब वहाँ पे नेट फोर्स 0 है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को कुछ और भी दिया हुआ है। मोर देन 1 फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए क्या होता है, कम से कम अपने पास 2 फोर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा चलेंगे लेकिन एटलीस्ट अपने पास 2 फोर्सेस होना चाहिए। तो बैलेंस फोर्स क्या बोलते हैं, if the net or the combined effect of more than one force acting on any object is 0 then the forces are called balanced force। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और उन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो 0 होता है, तो उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं उन फोर्स को। वहीं अगर अपन बोलें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर अलग अलग डायरेक्शन से अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कंबाइंड इफेक्ट है उसकी वजह से या तो मूव कर ले या उसका कंबाइंड इफेक्ट 0 नहीं होता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे,
unbalanced force. If the net or combined effect of more than one force acting on an object is not equal to 0, then the forces are called unbalanced force. अच्छा, बैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. वहीं अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है. वो अगर रेस्ट पर है तो मोशन में आ जाता है, मोशन पर है तो वो रेस्ट पर आ जाता है. ठीक है, इसके अलावा उसका शेप भी चेंज हो सकता है. ठीक है, बैलेंस फोर्स विल नेवर कॉज एनी चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. बैलेंस फोर्स कभी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पर चेंज नहीं करते हैं. वहीं अनबैलेंस जो फोर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकते हैं. स्टेट मतलब उसका मोशन का और रेस्ट का स्टेट जो रहता है वो चेंज कर सकते हैं या उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.